नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाग। इस वक्त मौजूद हैं इंदिरापुरम के विंडसर मार्केट में और बाज़ार में काफ़ी चहल पहल है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, जिनको हम कट्टर हिंदू प्रोफेसर लिखते हैं अधिकतर थंबनेल में। तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं और पश्चिम बंगाल में पहुंचने पे उन्होंने कही है कि जिस तरीके से एक परिवार के मुखिया को अपने परिवार की चिंता होती है और वो कुछ ना कुछ छोड़कर जाना चाहता है परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उसी तरीके से मैं विकसित भारत छोड़कर जाना चाहता हूं देशवासियों के लिए। देखो साहब, हम तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो भारत 2014 में था, हमें वही भारत आप वापस कर दीजिए। हमें आपका ये वाला भारत नहीं चाहिए जहाँ पे आपने 90% जो देश की जनता है उसको लाचार बना दिया, उसको किसी लायक नहीं छोड़ा। 80 करोड़ जनता यानी कि 60% जनता जो हमारे देश की है वो सिर्फ 5 किलो अन्न पे डिपेंडेंट है। आप अंदाज़ा लगा लो, 2014 में वो संख्या 23 करोड़ थी, अब वो संख्या इन्होंने बढ़ा के 80 करोड़ कर दी, यानी कि लगभग 4 गुना ज़्यादा इन्होंने जो है भुखमरी बढ़ा दी अपने देश में। और दूसरी बात, जो बंगाल में जिस तरह की वो बेहुदा बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको ज़रा सोचना चाहिए कि जो संदेश खली आपने 2 महीने न्यूज़ चैनलों पे चलाया, उस संदेश खली की हकीकत क्या है। और अब तो ममता दीदी ने एक और एलिगेशन लगाया है कि उनके पास वीडियो हैं राजभवन के, यानी कि जो गवर्नर महोदय हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी कुछ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है। ये आज की खबर है साहब, और उनके पास बड़े गंभीर वीडियो हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ है और मैं 2 या 3 दिन का समय दे रही हूँ कि वो जो गवर्नर साहब हैं वो त्याग पत्र दे दें, नहीं तो एक गवर्नर की बेइज्जती होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि बीजेपी का जो नेता, एक कहते हैं ना साहब कि हमाम के अंदर सारे वही हैं, तो बीजेपी के जिस नेता की आप पर्दा हटा के देखो जिस नेता के ऊपर से, तो उस नेता का चरित्र आपको ऐसा ही मिलेगा। अब चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह पे भी आरोप सिद्ध हो चुके हैं, चाहे आपके चिन्मयानंद हो, तो ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है। और प्रधानमंत्री जी किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? केजरीवाल जी का भी बयान आया कि प्रधानमंत्री जी ने जो नियम 2014 में बनाया था 75 साल वाला, उस नियम के अंतर्गत तो ये भी आ गए भाई, ये भी अगली साल 75 साल के हो रहे। और जिस आदमी ने खुद नियम बनाया, भाई हम तो प्रधानमंत्री की जो बात है उसको अक्षरतः या सत्य मानेंगे कि पीएम साहब ने कहा था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी बीजेपी में नहीं रहेगा, वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो जब मोदी जी ने ये नियम बनाया है तो मोदी जी तो उस नियम में आएंगे ही ना। तो इसका मतलब मोदी जी अमित शाह जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और अगर अमित शाह जी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मोदी जी अपना टर्म पूरा करेंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी का जो ये पहला नियम बनाया हुआ है वही झूठ है। और अगर वही नियम झूठ है तो आगे के नियम भी सारे झूठे हैं, और जो बातें उन्होंने कही हैं वो भी झूठी हैं। और आप किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं? क्या हमारे देश की जनता को मोदी जी ने ये बताया है कि हमसे विकासशील देश का भी दर्जा छीन लिया गया है? विकसित तो छोड़ दो, जो हम विकासशील थे 2014 तक, वो दर्जा भी हमसे छीना जा चुका है। यानी कि अब हम उस कैटेगरी में नहीं बचे हैं कि जहां हमें उम्मीद हो कि हम विकसित बन सकते हैं। हम तो विकासशील भी नहीं रहे। और तीसरी बात जो है, आपके चैनल के माध्यम से अंधभक्त मंडली को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस इजराइल का ये लोग समर्थन कर रहे थे, इजराइल कर रहे थे और फिलिस्तीन को गालियाँ दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने और पीएमओ ने उसी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने में। जो अभी वोटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें भारत ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया, जबकि हम लोग मानवता के साथ खड़े हैं, चाहे वो इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, चाहे वो यूक्रेन। भारत जो है इजराइल की तरफ खड़ा नहीं हुआ, फिलिस्तीन की तरफ खड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ, और ये तो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने बनाई हुई चीज़ें हों। एक खबर और बहुत बड़ी निकल के आ रही है कि रायबरेली में राघव त्रिवेदी एक पत्रकार हैं
उन पे गृह मंत्री की सभा में मुल्ला करते हुए उन पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है और वो बुरी तरह से घायल हैं और अस्पताल में उनसे मिलने भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मिलने गए। तो एक ये घटना इस टाइम चर्चा का विषय बनी हुई है और पत्रकार पे गंभीर हमला हुआ। देखो साहब, भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनको अभी जो है रायबरेली का पर्यवेक्षक बनाया है, सीनियर ऑब्जर्वर। और जो घटना है उसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। दरअसल ऐसा हुआ कि ये पत्रकार महोदय मॉलिटिक्स करके एक चैनल है उसमें काम करते हैं और ये वहाँ अमित शाह जी की रैली को कवर करने गए थे। और वहाँ जब महिलाओं से बात करी इन्होंने तो उन महिलाओं के रिकॉर्डेड बयान थे कि हमें पैसे देकर बुलाया गया है, उनका उस रैली से कोई लेना देना नहीं, ना वो बीजेपी के सपोर्टर थे ना वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और जब ये बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता चला तो उन्होंने राघव के ऊपर दबाव बनाया कि तुम इस वीडियो को जो है डिलीट कर दो। राघव ने मना किया तो उसको, जब वो जानते थे जबकि कि ये ब्राह्मण है, त्रिवेदी है, फिर भी उसके ऊपर अटैक किया, उससे जान से मारने की कोशिश की और उसको जैसे तैसे वो बचा के कुछ पत्रकारों की सहायता से वो बचा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत उसकी बहुत गंभीर है, कई जगह बता रहे हैं चोटें हैं और उसकी कई हड्डियां भी, जो पसलियां भी टूटी हुई हैं। अभी जो फाइनल रिपोर्ट है डॉक्टर की वो आना बाकी है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस घटना से एक संदेश आपको देखने को मिलेगा, अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है। अगर ये पत्रकार के साथ इस तरीके की घटना हुई है तो हम भी, क्योंकि हम भी एक पत्रकार हैं, तो हम भी इसकी निंदा करते हैं और इस पर कठोर से कठोर सरकार इस पर कार्रवाई करे और इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करे। भाई देखो, एक घटना मुझे 2022 के चुनाव की ध्यान आई। एक पत्रकार गोदी मीडिया का अखिलेश यादव जी से बदतमीजी कर रहा था, तो कार्यकर्ताओं ने वहाँ से धक्का मुक्की करके उसे भगाया था। उस पर पूरा गोदी मीडिया लग गया कि भैया पत्रकार के साथ बदसलूकी हो गई, बदसलूकी। सिर्फ धक्का मुक्की हुई थी। हालांकि अखिलेश जी ने बाद में उन समर्थकों को डांटा भी था कि भाई पत्रकार के साथ ऐसी बदतमीजी, बदसलूकी ना की जाए। और यहाँ एक पत्रकार को जान से मारने की कोशिश की गई। इस पे अभी तक अमित शाह जी का कोई बयान नहीं आया, ना अमित शाह जी उस पत्रकार से मिलने गए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आला कमान है उनके इशारे पे ये घटना हुई है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई पत्रकारों की आवाज़ दबाई गई है, कई यूट्यूब जो चैनल वाले हैं उनके चैनल बंद किए गए हैं, कईयों के चैनल डिमोनेटाइज किए गए हैं, कईयों के चैनल का रेवेन्यू जो आ रहा था वो बंद किया गया है, कईयों के ऊपर FIR हुई है। तो ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको कमज़ोर किया जा रहा है और इस चुनाव में ये बात बहुत खुल के देखने को मिली है। अच्छा, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए और पश्चिम बंगाल में जाने पे उन्होंने 5 गारंटी दी हैं, मतलब मोदी की गारंटी। उन 5 गारंटियों में सबसे पहली गारंटी, मैं 5 गारंटियों पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। सबसे पहली जो उन्होंने गारंटी दी है, उन्होंने सबसे पहली जो गारंटी दी है वो गारंटी दी है कि जब तक मोदी है तब तक प्रधानमंत्री है मोदी, जब तक मोदी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा। भैया प्रधानमंत्री जी ने पहली बात झूठ, धर्म के आधार पर पहली बात झूठ कह दी। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में मुसलमानों की जो 70 जातियां थी, मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, आपके दर्शकों को मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, उसमें भी कई कैटेगरी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं और ऊंचे भी हैं। ठीक है, 70 जातियां मोदी जी ने गुजरात में OBC में डाल दी थी और उनको OBC का आरक्षण दिया था खुद मोदी जी ने। तो पहली गारंटी तो आपकी ये झूठ हो गई। अब आप दूसरी गारंटी। अच्छा, दूसरी जो गारंटी दी है मोदी जी ने वो कही है कि CAA को रद्द नहीं किया जाएगा जब तक मोदी है, CAA को रद्द नहीं। भाई हमें ये बताओ, अगर CAA है, ठीक है, तो पहले तो CAA को पूरा क्लैरिफाई करो आप कि CAA के तहत आप क्या करना चाह रहे हो। क्या हिंदू मुस्लिम की एक खाई बढ़ाना चाह रहे हो? किस तरह की आप उसमें प्रक्रिया करना चाह रहे हो कि CAA रद्द नहीं होगा? ठीक है, तो हमें ये बताओ कि CAA तो आप रद्द नहीं कर रहे हो, लेकिन आप संविधान के पीछे क्यों पड़ गए हो?
देश जो है वो मनुस्मृति से चलेगा कि संविधान से चलेगा? हर जगह आपके नेता कहते फिर रहे हैं। आप ये भी गारंटी देते ना, उस गारंटी में ये भी गारंटी देते कि साहब संविधान जो है वो यथावत रहेगा। अब वो ये गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो गारंटी देंगे तो वो फंस जाएंगे। पूछो कैसे? क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में SC ST OBC के पदों की नियुक्तियां ही नहीं करी हैं। उन्होंने SC ST और OBC को जो है दोयम दर्जे पे रखा है, और OBC में तो वो क्रीमी लेयर और लेके आए हैं। पहले खेती किसनई की जो आमदनी थी और जो नौकरी से पैसा आता था वो आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता था। ये माना जाता था कि वो आपकी इनकम नहीं है, जो अदर सोर्सेज हैं उसको इनकम में जोड़ा जाता था। मोदी दुबके से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लेके आए और OBC में क्रीमी लेयर में ये तनख्वाह का मतलब वेतन का और जो खेती से इनकम है वो भी इन्होंने जोड़ दी और OBC आरक्षण को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। अच्छा, मोदी जी की जो तीसरी शर्त है, तीसरी गारंटी है कि जब तक मोदी है, जब तक रामनवमी की पूजा को आप पूजा करते हो रामनवमी की, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। पहले किसने रोका था ये बताओ? देश में 2014 के बाद ही रामनवमी हुई। प्रधानमंत्री जी को ये बताया जाए रामनवमी, विजयदशमी, दुर्गा नवमी, चाहे आपकी जो है होली हो, दिवाली हो, तमाम त्यौहार पहले मनते थे। उन पे गैजेटेड छुट्टियां हमने पहले भी करी थी और हम अब भी कर रहे हैं। अच्छा, और आगे भी करें, आगे भी करते रहेंगे। ये तो बेफिजूल की बात है कि रामनवमी मनती रहेगी और हम नहीं मनने देंगे। भैया आप ये बताओ, 2 काम के अलावा आप कोई तीसरा काम अपना गिना नहीं सकते। जब भी इनसे पूछो जी मोदी जी ने क्या किया, बोले 370 हटा दी। मोदी जी ने क्या किया जी, बोले राम मंदिर बनवा दिया। अब इन मूर्खों को कोई बताए कि राम मंदिर तो साफ बनवाया कोर्ट ने, कोर्ट का फैसला आया। आप भी देखो मुस्कुरा रहे हो इस बात पे। और 370 की बात हो, चलो 370 हटा तो दी है, चौथी तो अभी गारंटी, पहले तीसरी तो हो जान दो। आपने 370 हटा तो दी भैया, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करवाओगे? 5 साल हो गए हैं। क्या वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं दोगे आप? वहाँ ऐसे ही डिक्टेटरशिप लगाते रहोगे? वहाँ के जो लोग हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्या? इस बात पे मोदी जी चुप हो जाते हैं। अच्छा, चौथी गारंटी ये है कि भव्य श्री राम मंदिर जो बना है उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे कोई हटा नहीं सकता जब तक मोदी है। मोदी की ये गारंटी है। आप हमें ये बताओ कि राम मंदिर के दरवाजे किसने खुलवाए? मोदी जी, हमें लगता है उनकी याददाश्त कमज़ोर है। दरवाजे कांग्रेस ने ही खुलवाए थे और राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। जो ताला खुला था वो मोदी जी के द्वारा नहीं खुला था, वो राजीव गांधी जी द्वारा खुला था। बस ये एक झूठ और प्रपंच रचना चाह रहे हैं। देख रहे हो आप, 4 गारंटियों में से 3 गारंटी तो सिर्फ धर्म को लेके है। आप हमें ये बताओ, नौकरी की जो आपने गारंटी दी थी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 20 करोड़ नौकरियां, वो गारंटी कहाँ गई? काला धन जो स्विस बैंक से वापस लाने की आपने गारंटी दी थी, वो काला धन कहाँ गया? बल्कि अब बता रहे हैं कि वहाँ से डबल हो गया काला धन स्विस बैंक में। तीसरी जो इन्होंने डीजल पेट्रोल कम करने की गारंटी दी थी कि डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, वो कीमतें इन्होंने बढ़ा दी। वो गारंटी भी इनकी छू हो गई, बिल्कुल फेल हो गई गारंटी। चौथी गारंटी जो इन्होंने दी थी कि रुपया मजबूत होगा, अब बता रहे रुपया 85 रुपये पे पहुंच गया जो डॉलर के मुकाबले, वो गारंटी भी इनकी छू हो गई। तो और सबसे महत्वपूर्ण 5वीं गारंटी, किसानों की आय, किसानों की आय जो MSP कहाँ गई भैया? आय डबल करने की और MSP की गारंटियाँ, इन 5 पे तो बात कर लो मोदी जी। और मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी का जो चैलेंज है वो स्वीकार करो। अब इनके प्रवक्ता कह रहे हैं जी राहुल गांधी जी से बहस नहीं करेंगे, तो हमने कहा साहब खड़गे साहब से कर लो। खड़गे साहब से तो कर सकते हो, वो तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के कांग्रेस की तरफ से नेता भी हैं। राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो है, उनसे आप बहस कर लो। राहुल जी ने खुला बोल दिया है। 5वीं गारंटी और उन्होंने वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो दी है वो गारंटी है कि SC ST का आरक्षण मेरे होते हुए जब तक मोदी है उसे कोई नहीं छीन सकता। ये बताओ साहब, आपके टाइम पे ये SC ST के आरक्षणों पे युद्ध हुआ था। इन्हीं के समय में SC ST मरे थे जब आपने आरक्षण में फेरबदल किया था, याद हो? वो तो ये है कि पूरे देश में पूरा देश बंद हो गया था और वो चीज़ हम नहीं होने देंगे। आप नहीं मोदी जी,
वो हम नहीं होने देंगे। हम जो संविधान है उससे आपको खिलवाड़ कतई नहीं करने देंगे। अच्छा, अब आपने देखा ना 5 की 5 गारंटियों में एक भी गारंटी ऐसी नहीं थी जिसमें आप आम जनता की हकों की सुनिश्चिति देखें। अच्छा, इसमें मेरा एक और सवाल है अरुणेश जी, कि जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और इसके आचार संहिता के भी अपने रूल हैं, ऐसे समय में धर्म की, जाति की, इस तरीके की बात करना और चुनाव आयोग का बिल्कुल मौन रहना, ये कहीं ना कहीं और कहाँ तक उचित है? नहीं, चुनाव आयोग मौन कहाँ है? चुनाव आयोग कांग्रेस से सवाल कर रहा है, चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहा है, चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहा है, चुनाव आयोग एनसीपी से सवाल कर रहा है, शरद पवार साहब वाली उद्धव ठाकरे जी से सवाल कर रहा है। चुनाव आयोग एक तरफ देख रहा है, एक तरफ की आंख उसने बंद कर ली है बिल्कुल। बीजेपी और एनडीए वाली जो है ना, जिधर से बीजेपी एनडीए को देखते हैं वो आंख हो रखी है बंद, और वो वाला कान भी बंद हो रखा है। अब तो चुनाव आयोग का एक ही फॉर्मूला है कि विपक्ष अगर कुछ भी बोल रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, सत्ता पक्ष पे कोई कार्रवाई नहीं, सत्ता पक्ष को छूट दे रखी है बिल्कुल। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है। लेकिन एक बात ये चीज़ भूल गए हैं, क्योंकि जनता तो सब देख रही है, आपने तो आंख बंद कर ली कबूतर की तरह, ठीक है, और चुनाव आयोग ने भी आंख बंद कर ली, सीबीआई ईडी ने भी आंख बंद कर ली। अब ये भूल गए अंबानी अडानी वाले टेम्पू, क्योंकि जैसे ही विपक्ष की तरफ से सवाल आया ना कि सीबीआई ईडी क्या कर रहा, इसका मतलब काला धन था। मोदी जी तो कह रहे थे ना काला धन नहीं है, काला धन नहीं है, और सारा काला धन चला गया। अब जो आपने टेम्पू और ट्रैक्टर और ट्रॉले की बात करी है, तो वो कहाँ से आ गया काला धन? तो उसमें जब ये फंस गए तो बैकआउट कर गए। तो चुनाव आयोग की जो यहाँ पे भूमिका है वो बड़ी ही दो तरफा भूमिका है। अच्छा, एक मोदी जी का एक जनसभा का कुछ उन्होंने ऐसा बोला है कि जो थोड़ा सा सही नहीं है, वो तो मतलब सामाजिक जीवन में उद्धव ठाकरे के लिए, बाला साहब ठाकरे के लिए हर सभा में उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे तेजस्वी जी, लालू जी हों, और गांधी परिवार तो उनकी डिक्शनरी में है ही है। हर 10 बातों में से 5 बातें उनकी गांधी परिवार की तरफ आ जाती हैं। वो कुल मिला जुला के ये नहीं बताएंगे कि हमने 10 साल में क्या किया। 10 साल में अगर उनसे बात की जाए क्या किया, तो वो फिर बात को इधर उधर घुमाना शुरू कर देते हैं। जो बात है कुल मिला जुला के वो ये है कि जनता को कैसे भटकाया जाए, जनता को कैसे कंफ्यूज किया जाए। और आपको क्या लग रहा है कि पब्लिक नहीं समझ रही? महाराष्ट्र में इस बार इनकी 0 सीटें आने वाली हैं। कल प्रियंका गांधी जी की जो रैली हुई है, उस रैली में लाखों की संख्या में आदमी थे, आदमी नहीं गिनती में आ रहे थे, कम से कम 10 लाख आदमी होगा। और ये वहीं के लोग बता रहे हैं, वहाँ के लोग कौन से वाले, हमारी तरफ वाले नहीं, उनकी तरफ वाले लोग बता रहे हैं कि इस बार तो ऐसा काम हो जाएगा कि बीजेपी की कई सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। और वो इनपुट तो इन्हें भी मिलता है ना, वो इनपुट का ही नतीजा है कि मोदी जी कैलकुलेट कर रहे हैं कि साहब अभी तो 180 सीटें थी, ये तो लग रहा है 20-30 सीटें महाराष्ट्र से भी कम हो रही हैं। इसी वजह से वो हमलावर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ, इसी वजह से वो हमलावर हो रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। उनके नेता अखिलेश यादव के खिलाफ भी उलझलूल बयानबाजियाँ कर रहे हैं। आज जो है इटावा के जो हमारे सांसद हैं बीजेपी के, उन सांसद महोदय ने जो स्वर्गीय माननीय नेताजी हैं उनका भी अपमान कर दिया, उनके लिए भी अपशब्द कहे, अखिलेश यादव के लिए भी अपशब्द कहे। हालांकि जो व्यक्ति जो दिवंगत हो गया है उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता का घमंड है, ये सत्ता का गुरूर है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऊपर वाला देख रहा है और नीचे वाले भी देख रहे हैं, जनता भी समझ रही है। ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझ रही, जनता भोली भाली है, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता हमारे देश की जो है इमोशनल है, तो आप उसे इमोशनल करके तो काम करवा सकते हो, लेकिन आप जब ये सोचने लगो कि जनता मूर्ख है तो वहीं आप गलती कर रहे हो। और अब मोदी जी को ये लगने लगा है कि जनता मूर्ख है,
पहले मोदी जी क्या है, हाथ जोड़ के वोट मांगते थे जनता से कि साहब हमें टाइम दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब ये अहंकार में बोल रहे हैं, सीना उचका के ऐसे ऐसे गारंटी कर रहे हैं। तो अब पब्लिक जो है इनको उन्हीं की भाषा में जवाब देगी, क्योंकि जनता के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। अब पब्लिक उन्हीं को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। प्रोफेसर अरुणेश यादव बड़ी स्पष्ट साधता से इन्होंने अपनी बात रखी है, और आने वाले 4 तारीख को परिणाम क्या होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है, भाषा की मर्यादा और गरिमा बनी रहनी चाहिए। वो ना तो सत्ता पक्ष के लिए और ना ही विपक्ष के लिए अच्छा है, और ना ही देश के लिए अच्छा है, और ना ही समाज के लिए अच्छा है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी भाषा का चयन करना वो गंभीर विषय है। आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और अगर कर सकते हो तो शेयर करो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।